ओके जी, तो हम लोग जो है वो हमारा नेक्स्ट जो सेलुलर रेस्पिरेशन के साथ जब पोर्शन था, ठीक है, वो हमारे पास है आगे इम्यूनिटी, और ये यूएचएस का सिलेबस है, ठीक है। और इसमें सिलेबस के अंदर जो है वो आपने जो कोर्स कंटेंट कवर करना है, इम्यून सिस्टम, ठीक है, एंड इट्स कंपोनेंट्स हैं, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी है और वैक्सीनेशन है। ये मैंने लास्ट टाइम भी आपको में भी किया होगा कि इसमें मैंने बताया था कि ये जो चैप्टर 14 है बीटीबी का, ठीक है, उसका ये पेज जो है वो 325 का इम्यूनिटी का एक, ये 2 हो गए और ये 3 हो गए। ये वैसे 3 पेज दिए हुए, यही आप लोग पढ़ लेंगे, दैट्स इनफ। उससे हट के अब मैं चीज जो बताने लगा हूँ ये नम्स के लिए है, जो अदर टेस्ट होंगे आपके मेडिकल कॉलेजेस वगैरह के लिए, ठीक है, ये उनके लिए भी है और यूएचएस के लिए भी है, और ये इसी चीज की रिवीजन भी है, ठीक है, ताकि ये चीजें आप जो है वो कवर कर सकें साइड बाय साइड में। ओके जी, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जी हमारे पास जो इम्यूनिटी है क्या है, ठीक है। तो सिंपल अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो आप ये कह सकते हैं कि इम्यूनिटी एक्चुअल में वर्ड जो है इम्यून से निकला है, ठीक है, जिसका वर्ड मीनिंग आप कह सकते हैं सेफ, ठीक हो गया, या आप कह सकते हैं फ्री ऑफ बर्डन। फ्री ऑफ बर्डन का मतलब क्या है कि जो बर्डन एक्चुअल में हमारे पास जो है वो जो आ रहा होता है एक्चुअल में इस पे बॉडी पे, ह्यूमन बॉडी पे, ठीक हो गया। तो ये आपने एक चीज को याद रख लेनी है। अच्छा जी, दूसरा हमारे पास इसमें फर्दर अगर हम मूव करते हैं, ठीक है, तो सिंपली जो स्टडी है इम्यून सिस्टम की, ठीक है, उसको हम कह सकते हैं कि जी इम्यूनोलॉजी है, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें वैक्सीनेशन की टर्म आ रही है। वैक्सीनेशन सिंपल क्या करते हैं आप, जब आपको पता है कि आप डेड, ठीक हो गया, वायरस पार्टिकल, ठीक है, या कोई भी आप क्या करते हैं ऐसा पार्टिकल ऐड करते हैं जो कि ह्यूमन बॉडी में, ठीक है, या डेड वायरसेस कह लें, ठीक हो गया, डेड वायरसेस ह्यूमन बॉडी में आपने क्या किया, इंजेक्ट किया, और बॉडी क्या करती है उसका रिस्पॉन्स शो करके तो एंटीबॉडीज जो बनाना शुरू कर देती है, ठीक है। तो वो एंटीबॉडीज बना के तो अब आपकी बॉडी क्या हो गई है, इम्यून हो गई है। तो ये याद रखना है कि ये एक्चुअल में हमारे पास क्या है, वैक्सीनेशन है, ठीक है, जिसके अंदर बॉडी जो है वो आपकी क्या हो गई है, इम्यून हो गई है, इसके रिजल्ट में, वैक्सीनेशन के रिजल्ट में, ठीक है। तो ये वैक्सीनेशन और इम्यूनोलॉजी को जो है वो आपने आप ये कह सकते हैं कि इंटरमिक्स जो है नहीं करना है। अच्छा, दूसरी चीज जो है हमारे पास क्या है कि लेकिन ह्यूमन की अगर हम बात करते हैं तो याद रखिएगा ह्यूमन बॉडी जो है वो एक्चुअल में सेफ होती है, बट इसमें एक चीज जो याद रखने वाली वो क्या है हमारे पास है कि अगर कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट, ठीक हो गया, फॉरेन कह सकते हैं हमारे पास, या कोई एक्सटर्नल चीज जो है वो हमारे पास आ रही है जो कि लाइक मैं कहता हूँ कि जर्म है, तो ह्यूमन बॉडी में एंटर होगी तो ह्यूमन बॉडी उसका जो है वो क्या करती है, रिस्पॉन्ड करती है, ठीक है। तो इस हवाले से जो है वो हम इस चैप्टर में डिटेल में देखते हैं कि हमारे पास ये किस तरह से है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं स्केच बनाऊंगा और आपने स्केच को केयरफुली जो है वो याद रखना है, अंडरस्टैंड करना है। और वो हमारे पास क्या है जी कि जो एक्चुअल में इम्यून है, ठीक है, इम्यून सिस्टम कर लें या हमारी बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है, ठीक है, डिफेंस सिस्टम को एक्चुअल में हम क्या करते हैं, दो रीजन्स के अंदर जो है वो डिवाइड कर देते हैं। एक हमारे पास आ जाता है जिसको क्या देते हैं, एक्सटर्नल बैरियर, ठीक हो गया, और दूसरा हमारे पास होता है इंटरनल बैरियर, ठीक। नाउ अब जो एक्सटर्नल बैरियर है, ठीक है, एक्सटर्नल बैरियर को हम जो है वो आप कह सकते हैं कि नॉन स्पेसिफिक, ठीक है, नॉन स्पेसिफिक आप कह सकते हैं डिफेंस, या इम्यूनिटी भी कह सकते हैं, ठीक है, नॉन स्पेसिफिक डिफेंस, ठीक हो गया। या फिर इसको आप एक और नाम भी देते हैं और इसको हम कहते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है। ये सारे एक ही चीज के जो है वो आप कह सकते हैं डिफरेंट नेम्स हैं। दूसरी तरफ आते हैं जो इंटरनल बैरियर है, इंटरनल बैरियर के अंदर फर्दर हमारे पास जो है वो दो रीजन है, या दो आप कह सकते हैं क्लासेस हैं। एक हमारे पास होती है जिसको हम कहते हैं नॉन स्पेसिफिक, दूसरी हमारे पास होती है स्पेसिफिक, ठीक हो गया। जो नॉन स्पेसिफिक है, ठीक है, इसको आप जो है वो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस भी कह सकते हैं, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। और जो
स्पेसिफिक हमारे पास है, इसको आप थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस भी जो है वो कह सकते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये क्या सर क्या बता रहे हैं, समझ नहीं आ रही है कि ये डिफेंस इम्यून सिस्टम को कैसे कैटेगराइज करी जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जब मैं आगे एग्जांपल कोट करूंगा तो वहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि हमारे पास ये किस तरह से जो है वो आते हैं, ये सारे कंपोनेंट वाली सारी चीजें जो आ जाती हैं, ठीक हो गया। तो हम बात करें फर्स्ट लाइन, उसमें याद रखिएगा सबसे पहले जो एक्सटर्नल बैरियर है वो हमारे पास क्या है जी, नॉन स्पेसिफिक है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। इसको अब ये समझने कि एक टेरिटरी है, एक इलाका है, एक कंट्री है, ठीक है, और उस कंट्री के अंदर जो है वो आप क्या चाहते हैं, अटैक करना चाहते हैं, तो उस अटैक करने में क्या होता है कि यू हैव टू क्रॉस डिफरेंट बैरियर्स, ठीक है। उसमें फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, यानी ह्यूमन बॉडी की अगर बात करते हैं कि ह्यूमन बॉडी इज जस्ट लाइक अ कंट्री, टेरिटरी जिसमें फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो होगा। फिर ह्यूमन बॉडी में अगर वो पहली बैरियर या पहले जो डिफेंस है उसको क्रॉस कर लेता है तो फिर उसको सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस को फेस करना पड़ता है। ये भी नॉन स्पेसिफिक है, ये भी नॉन स्पेसिफिक है। इसी तरह थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस को भी जो है वो क्या करना पड़ता है, फोकस जो है वो करना पड़ता है। सही हो गया। अच्छा, अब ये तीन चीजें हमारे पास आ जाती हैं। यहाँ पे हमारे पास एक चीज और जो आपने याद रखनी है वो क्या है कि फर्स्ट लाइन ऑफ जो डिफेंस है इसके अंदर हमारे पास, अच्छा इसमें एक और चीज भी ऐड कर सकते हैं हमारे पास कि जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है, ठीक है, इसको हम एक और भी कह देते हैं, इसको हम जो है वो इनेट इम्यूनिटी भी कहते हैं। ये आगे हम पढ़ेंगे इसलिए परेशान नहीं होना कि ये क्या सर लिखवा रहे हैं, एक एक चीज को मैं डिटेल में थोड़ा बताऊंगा। और उसके बाद आप कह सकते हैं कि जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है इसको हम एडॉप्टिव, ठीक हो गया, या इसको आप एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी जो है वो क्या कहते हैं, कंसिडर करते हैं, ठीक हो गया। तो ये आपने याद रखना है हमारे पास कि एडॉप्टिव इम्यूनिटी क्या है और एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है। तो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस का दूसरा नाम आप कह सकते हैं एडॉप्टिव इम्यूनिटी। नाउ अब हमने बात की ये जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस थी, पहली लाइन ऑफ डिफेंस है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में ह्यूमन की अगर हम बात करते हैं तो ह्यूमन में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, तो उसमें याद रखना है हमारे पास ह्यूमन के अंदर दो चीजें हैं, एक हमारे पास है स्किन और दूसरा हमारे पास जो चीज है याद रखना म्यूकस, म्यूकस, ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन करने इसको, ठीक हो गया। यानी जो एक तो स्किन है, ठीक है, और स्किन में एक्चुअल में आपको पता है कि हमारे पास जो आपकी आउटर मोस्ट लेयर होती है जिसको आप कहते हैं एपिडर्मिस, ठीक हो गया, एपिडर्मिस आ जाती है जो कि नॉर्मली आप कह सकते हैं लेयर होती है और प्रोटेक्ट कर रही होती है, और इसके अलावा इनके अंदर डेड सेल्स भी होते हैं, ठीक हो गया। तो ये एक हो गई, ठीक है, जो प्रोटेक्शन कर रही होती है, नंबर वन, ठीक है। अच्छा, इसी तरह नंबर टू, ह्यूमन बॉडी में ही दूसरी लेयर होती है जिसको आप कहते हैं डर्मस। डर्मस के अंदर जो है वो हमारे पास आप कह सकते हैं ग्लैंड जो है वो मौजूद होते हैं, ठीक है, और दो तरह के ग्लैंड हमारे पास आ जाते हैं, एक को हम कह देते हैं सीबेशियस, सीबेशियस, और दूसरे हमारे पास होते हैं स्वेट। सीबेशियस ग्लैंड ऑयली लेयर बनाते हैं, ठीक हो गया, और स्वेट जो ग्लैंड्स हैं, ठीक है, ये हमारे पास क्या प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, स्वेट प्रोडक्शन जो है वो कर रहे होते हैं, ठीक है। तो सेबेशियस ग्लैंड या स्वेट ग्लैंड का प्रोड्यूस होना ये भी क्या कर रहा होता है, स्किन को आप ये कह सकते हैं प्रोटेक्ट कर रहा होता है, ठीक है, किससे, फ्रॉम द जर्म से। बिकॉज आउटर मोस्ट जो स्किन होती है, ये याद रखने हमारे पास है कि इसके अंदर नंबर ऑफ आपने चीज याद रखनी है कि बैक्टीरिया, वायरसेस, जर्म्स वगैरह वो क्या होते हैं, मौजूद होते हैं, जो कि नॉर्मली क्या कर रहे होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं किसके अंदर, बॉडी को एक्चुअल में अफेक्ट करने के अंदर, ठीक हो गया। अच्छा, एक तो ये आ गया कि स्किन किस तरह से कर रही होती है, एपिडर्मल होते हैं, फिर इसमें डेड सेल्स होते हैं, फिर डर्मस है, ठीक है, इसके अंदर ग्लैंड्स होते हैं, ग्लैंड में सेबेशियस और स्वेट ग्लैंड है। दूसरा जो आउटर मोस्ट या फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है उसमें स्किन है, ठीक है। यानी स्किन के अलावा हमारे पास एक और चीज भी है जो कि डायरेक्ट इन्वायरमेंट के साथ अफेक्ट हो रही होती है, ठीक है। और एक तो हमने अभी पिछले लास्ट लेक्चर में पढ़ा था रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो था उसके अंदर आपने पढ़ा था कि जी क्या होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें आपने पढ़ा था हमारे पास क्या होता है, म्यूकस लेयर होती है, इनर मोस्ट लेयर थी, म्यूकस लेयर थी। इसके अलावा नेजल कैविटी के अंदर आपने वेस्टिब्यूल्स, हेयर, सीलिया वगैरह पढ़े थे, जो बैक्टीरिया वगैरह को क्या कर रहे होते हैं, या वायरसेस को, बैक्टीरिया को या जर्म्स को क्या कर रहे होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स को क्या कर रहे होते हैं, प्रोटेक्ट जो कर रहे होते हैं, नंबर वन।
फिर दूसरी चीज जो आ जाती है वो आपकी आ जाती है GIT। GIT स्टैंड्स फॉर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। ठीक हो गया। तो GIT के अंदर भी हमारे पास म्यूकस मेम्ब्रेन है जो क्या कर रही होती है, प्रोटेक्ट कर रही होती है किस चीज को, म्यूकस लाइनिंग को और बैक्टीरिया वगैरह जो बॉडी में एंटर हो रहे होते हैं। ठीक हो गया। ये हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। इसको नॉन स्पेसिफिक कहते हैं। नॉन स्पेसिफिक किस तरह से कहते हैं, देखिए नेजल कैविटी है, ठीक हो गया, या ऑरल कैविटी है। ठीक है, नेजल कैविटी है हमारे पास या ऑरल कैविटी है, तो आप नेजल कैविटी में जब एयर इनहेल कर रहे होते हैं या आप कोई फूड पार्टिकल बॉडी में जो है वो ले जा रहे होते हैं, इंजेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, तो कभी नेजल कैविटी में सांस लेने के दौरान आपकी बॉडी में जो है ना एकदम से जो है वो नेजल कैविटी से अलार्म शुरू हो गया हो कि भाई रुक जाए, इस एयर के अंदर जो है वो बैक्टीरिया है या वायरस है। या इसी तरह और ओरल कैविटी की बात करेंगे तो ओरल कैविटी में भी ऐसी पॉसिबल है कि हमारे पास जो जब आप कोई फूड पार्टिकल है या आपको लुकमा जो है वो ओरल कैविटी में लेके जा रहे हैं, तो उस सूरत में क्या होता है, ये नहीं होता कि आपका जो ओरल कैविटी है वो रिजेक्ट कर दे, वो कहेगा जी भाई इसके अंदर तो बैक्टीरिया बहुत सारे, मैं तो इसको नहीं लेके जाऊंगा। तो एक्चुअली में ये नॉन स्पेसिफिक होती है, ये याद रखना है। स्किन ने कोई स्पेसिफाई नहीं करना, जब स्वेट उसने प्रोड्यूस करना है या उसने ऑयल प्रोड्यूस करना है या म्यूकस ने ये नहीं देखना कि किस किस्म का बैक्टीरिया बॉडी में एंटर हो रहा है, उसने जो है ना जो भी उसके रास्ते में आएगा, इन्नल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इंटरनल। अब ये एक्सटर्नल है, याद रखना, ठीक है। तो एक्सटर्नली हमारे पास बॉडी को जो है वो क्या किया जा रहा होता है, प्रोटेक्ट किया जा रहा होता है। अब हम आते हैं इंटरनल के ऊपर। अब इंटरनल जो बैरियर है इसमें हमने कहा दो है, नॉन स्पेसिफिक और स्पेसिफिक। ठीक हो गया। अब जो हमारे पास नॉन स्पेसिफिक हमने कहा, ठीक है, इसके अंदर जो है वो नंबर ऑफ डिफरेंट रिस्पॉन्सेज है, ठीक है। उसको अगर हम डिटेल में पढ़ना चाहते तो पढ़ सकते हैं, मगर मैं थोड़ा थोड़ा बस इनका आपको जो है वो बताऊंगा, ठीक है। और उसमें हमारे पास नंबर ऑफ आप कह सकते हैं स्ट्रक्चर जो है वो आप कह सकते हैं आ जाते हैं, ठीक है। उसमें सबसे पहला जो नॉन स्पेसिफिक में हमारे पास जो चीज आ जाती है, ठीक है, वो आपकी आ जाती है सबसे पहले तो जो है वो फैगोसाइटिक सेल्स। ठीक हो गया। फैगोसाइटिक जो फैगोसाइटोसिस करके, ठीक है, क्या करते हैं, इंडल्ज जो है वो कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। एक तो ये आ गया, यानी फैगोसाइटोसिस यानी फैगोसाइटिक सेल जो है वो इन्वॉल्व होंगे और ये नॉन स्पेसिफिक होते हैं। जो भी बैक्टीरिया जो भी उनको जब नजर आएगा ना ब्लड के अंदर या सेल्स की सराउंडिंग में मूव करता हुआ, फैगोसाइटिक सेल्स ने कोई लिहाज नहीं करना और उसको क्या करना है, एक्चुअल में कैप्चर करना है और डिस्ट्रॉय कर देना है। ठीक। अच्छा, उसके बाद सेकंड वन जो हमारे पास जो आ जाता है इसके अंदर, वो आप कह सकते हैं फीवर है। ठीक हो गया। फीवर में हमारे पास क्या होता है, आपको पता है कि नॉर्मली बॉडी का टेम्परेचर जो है वो हमारे पास क्या होता है, हाई होता है। अब किस वजह से हाई होता है इसको मैं आगे थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, बाद में फिलहाल मैं इसके नेम लिख देता हूँ। इसी तरह हमारे पास हमारे आप कह सकते हैं एक होता है जी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आप कह सकते हैं। ठीक हो गया। ठीक है, यानी एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स के थ्रू भी क्या किया जा रहा होता है हमारे पास, जो आप कह सकते हैं कि जो कंपोनेंट्स हैं किस चीज के, जो वायरसेस वगैरह या बैक्टीरिया वगैरह अगर बॉडी में या कोई इंजरी हो गई है, तो उस इंजरी के रिजल्ट में हमारे पास क्या होता है कि ये जो सेल्स हैं ये क्या कर रहे होते हैं, एक्चुअल में डैमेजिंग जो है वो डैमेज जो है वो एक्चुअल में आप कह सकते हैं जो है वो कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। और इसके अलावा लास्ट चीज आ जाती है वो हमारे पास है इंटरफेरॉन्स। ठीक है, ये भी नॉन स्पेसिफिक में ही आती है। ठीक है, यानी इंटरफेरॉन्स क्या होते हैं इसको मैं अब आगे थोड़ा सा जो है वो आप कह सकते हैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, ये क्या है किस तरह से, अब इसको आगे देखते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है, ठीक है, जो स्पेसिफिक इम्यूनिटी है, इसके अंदर हमारे पास दो तरह के सेल्स एक्चुअल में इन्वॉल्व होते हैं। एक हमारे पास होते हैं जिन्हें हम कहते हैं बी सेल्स। ठीक हो गया। और दूसरे हमारे पास जिन्हें हम कहते हैं टी सेल्स। ठीक है, ये किस तरह से इन्वॉल्व होते हैं इनको हम आगे इंडिविजुअली देखते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे, अभी हमने कहा जी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस की। ठीक है, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस को हमने जो है ये कहा जी, ये हमारे पास नॉन स्पेसिफिक होता है, नॉन स्पेसिफिक होगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर फैगोसाइटोसिस को तो इजीली हमें अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, जो हमने भी पीछे देखा कि नहीं हमारे पास फैगोसाइटोसिस करेंगे। फीवर को देखते हैं नहीं सेकंड पे, फीवर क्या है। ठीक है, फीवर हमारे पास बॉडी का टेम्परेचर जो है वो एक्चुअल में क्या होता है, आप कह सकते हैं इंक्रीज करना। क्यों इंक्रीज करना, इसको जरा अंडरस्टैंड करना। फर्ज करें ये हमारे पास एक
बॉडी है, ठीक हो गया, और इसकी बॉडी में ये एक वायरस बैक्टीरिया फर्ज कर ले एंटर हुआ है, ठीक हो गया। जब बैक्टीरिया बॉडी में एंटर हुआ तो ये क्या करता है, जाके इनसाइड, यानी बैक्टीरिया इनसाइड जाके स्पेसिफिक आप कह सकते हैं केमिकल प्रोड्यूस करता है, और उन स्पेसिफिक केमिकल को हम कहते हैं एक्सटर्नल पायरोजेंस, ठीक हो गया, एक्सटर्नल पायरोजेंस, याद रखना एक्सटर्नल पायरोजेंस। जब वो अंदर जाता है, पायरोजेंस क्या करते हैं, ये आपके हाइपोथैलेमस के ऊपर एक्ट करते हैं और क्या करेंगे, बॉडी का टेम्परेचर जो है वो क्या कर देते हैं, ज्यादा कर देते हैं। जब बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होता है तो उसका इफेक्ट क्या होता है कि ये जो बैक्टीरिया है ये अपने उस फेवरेबल टेम्परेचर के ऊपर हाई ग्रोथ करते हैं, बैक्टीरिया हाई जो है वो क्या करेंगे, ग्रोथ करेंगे। नो, अब बैक्टीरिया हाई ग्रोथ करते हैं तो अब होता ही है कि बॉडी उसको क्या करती है, डिटेक्ट करती है, ठीक है, बॉडी क्या करेगी, उसको डिटेक्ट करेगी, ठीक हो गया। बॉडी ने डिटेक्ट किया, बॉडी क्या करती है, डिटेक्ट करके ना तो इंटरनल पायरोजन प्रोड्यूस करती है, अंदर के जो पायरोजन, अंदर से पायरोजन प्रोड्यूस होना शुरू होते हैं। वो क्या करते हैं, ठीक है, वो बॉडी का वो अगेन हाइपोथैलेमस के ऊपर एक्ट करते हैं और बॉडी का टेम्परेचर जो है ना वो उसको मजीद मोर इंक्रीज कर देते हैं, ठीक हो गया। यानी पहले क्या था, बैक्टीरिया आया, उसने बॉडी का टेम्परेचर जो है वो क्या कराया, ज्यादा कराया, फिर बॉडी ने उसको डिटेक्ट किया, डिटेक्ट करके बॉडी ने जो है वो इंटरनल पैरोजेंस को रिलीज करवाया, और रिलीज करा के बॉडी के टेम्परेचर को और हाई कर दिया। अब ये जो बॉडी ने टेम्परेचर और हाई किया है ना, ये इन बैक्टीरिया के सर्वाइवल के लिए ठीक नहीं होता, यानी इस टेम्परेचर पे जो बैक्टीरिया है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ये याद रखना है आपको, ठीक है, यानी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे या उनकी जो बॉडी की एक्टिविटी है, बॉडी का मैकेनिज्म वो क्या हो जाता है, इनहिबिट हो जाता है, रुक जाता है। आपने अक्सर फील किया होगा, देखा होगा, अपनी सराउंडिंग में भी देखा होगा कि अक्सर औकात क्या होता है कि टेम्परेचर होता है और वो रात को टेम्परेचर कम होता है, जब आप सुबह उठते हैं तो टेम्परेचर ज्यादा हुआ होता है। तो वो जो रात वाला जो टेम्परेचर है ना, ठीक है, वो किसकी वजह से होता है, वो बैक्टीरिया की वजह से होता है। और जो बॉडी क्या करती है, वो टेम्परेचर को और ज्यादा कर देती है, वो सुबह का टाइम होता है जिस अब आप मॉर्निंग मॉर्निंग उठते हो टेम्परेचर ज्यादा हुआ होता है, तो उसकी रीजन क्या होती है कि वो हाई टेम्परेचर जो है वो बॉडी के लिए आप कह सकते हैं नुकसानदेह, बॉडी के लिए, बैक्टीरिया के लिए, दोनों के लिए एक्चुअली नुकसानदेह होता है। ये जो सिचुएशन है, ठीक है, इसको आपने सेकंड ईयर बायोलॉजी जो होम्योस्टैसिस का टॉपिक था उसमें बिल्कुल लास्ट में आपने एक टर्म पढ़ी थी जिसको आपको पता होना चाहिए, पैरेक्सिया। पैरेक्सिया इज एक्चुअली आप कह सकते हैं एक इम्यून रिस्पॉन्स है, ठीक हो गया। तो इस तरह से फेवर जो है वो क्या कर रहा होता है, फीवर जो है वो क्या कर रहा होता है हमारे पास बॉडी में प्रोटेक्शन जो कर रहा होता है, किस चीज की, आप कह सकते हैं जर्म कह लें या बैक्टीरिया की। ओके, सेकंड वन, थर्ड वन हमने देखना है हमारे पास जो है वो आ रहा है जी इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। इंफ्लेमेटरी क्या है जी हमारे पास, इसमें क्या होता है आप ये समझें कि इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, ठीक है, इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स लाइक फर्ज करें कि हमारे पास ये स्किन का है, ठीक है, और इस स्किन पे जो है वो सिंपल कह सकते हैं कोई इंजरी हो गई है, ठीक हो गया। आपने अक्सर देखा होगा कोई मॉस्किटो काट जाए या इंजेक्शन लग जाए या वैसे कोई इंसेक्ट काट जाए तो वो जो बॉडी की, यानी वो जो स्किन है, फर्ज करें ये स्किन है, तो वो जो स्किन होती है ना उस जगह से थोड़ी सी ऐसे ना ऐसे जो है वो क्या कर जाती है, स्वेलो कर जाती है, ठीक हो गया। स्किन क्या कर जाएगी, स्वेलो कर जाएगी, इन्फ्लेम कर जाएगी, ठीक हो गया, इन्फ्लेम हो जाएगी। इसका मतलब क्या, इसके नीचे एक्चुअल में क्या चीजें मौजूद होती हैं उसको अगर हम थोड़ा सा देखें ना, थोड़ा सा फोकस करके देखें तो एक्चुअल में होता ही है कि ये हमारे पास, लेट्स सपोज मैं कह रहा हूँ कि स्किन सेल्स है और ये एक्चुअल में हमारे पास क्या है, ब्लड वेसल्स है। जब यहाँ से होती है ना इंजरी तो इमीडिएटली यहाँ से कुछ सिग्नल्स के थ्रू ब्लड के अंदर जो हमारे पास आप कह सकते हैं कि जो फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं उनको एक्टिव किया जाता है और उनको भेजा जाता है, वो यहाँ आके एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं। दैट एक्यूमुलेशन कॉज इन्फ्लेमेशन, और इन्फ्लेमेशन का पर्पस क्या होता है कि ये जो रिस्पॉन्स होता है ना बैक्टीरिया वगैरह जो यहाँ से, यानी इस इंजरी के पॉइंट से एंटर हो रहे थे, इनका इन्फ्लेमेशन का पर्पस क्या होता है कि एक तो उस इंजरी को रिमूव करना, ठीक है, रिमूव इंजरी, नंबर टू प्रिवेंट फ्रॉम बैक्टीरिया या जो इन्वेड कर रहे होते हैं जर्म्स, ठीक है, उनसे जो है वो आ जाती है प्रोटेक्शन, ठीक है। और तीसरा क्या होता है, वो क्या कर रहे होते हैं, रिपेयर कर रहे होते हैं, रिपेयर
स्किन कह लें या जो स्ट्रक्चर है उसको आप कह सकते हैं जहां डैमेज हुआ। ठीक है, तो ये 3 रिस्पॉन्सेज हैं जो इन्फ्लेमेशन में, जब आप अक्सर गिरे होंगे, गिरने के दौरान क्या होता है, वो जगह स्वेलो कर जाती है, तो उसकी इंटरनली एक्चुअल में क्या होता है कि हमारे पास जो बॉडी है वो एक्ट कर रही होती है। अच्छा, उसके बाद थर्ड हमने फोर्थ वन जो हमने अभी देखा वो था इंटरफिरॉन्स। ठीक है, इंटरफिरॉन्स आप ये कह सकते हैं कि सिंपली ये यहाँ पे इसको बता देता हूँ, इस जगह पे इंटरफिरॉन्स। इंटरफेरॉन्स आप ये कह सकते हैं कि ये प्रोटीन्स होती हैं एक्चुअल में। ठीक है, और इन प्रोटीन्स जो है इनके अंदर आप एग्जांपल के तौर पे कोड कर सकते हैं साइटोकाइन्स। एक टर्म है साइटोकाइनन। साइटोकाइनन जो है ये याद रखना वो हार्मोन का नाम है। साइटोकाइनन ये प्लांट हार्मोन होता है। ठीक हो गया। साइटोकाइन्स हमारे पास क्या है, ये एग्जांपल ऑफ आप कह सकते हैं इंटरफेरॉन है। इनका पर्पस क्या होता है, इसमें सिंपल आप ये कह सकते हैं कि ये क्या करते हैं, जो वायरस, ठीक है, इसको इंटरफेरॉन का वैसे बाय द वे वर्ड मीनिंग, ये वर्ड निकला है इंटरफेयर से। ठीक है, किससे निकला है, इंटरफेयर से, यानी ये क्या करते हैं, इंटरफेयर करते हैं किसके अंदर है। ठीक है, ये वायरसेस की जो रेप्लिकेशन होती है उसके अंदर। ठीक है, इंटरफेयर करते हैं किसमें, वायरस रेप्लिकेशन के अंदर। सिंपल। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्पेसिफिकली बस ये याद रखें कि इंटरफेरॉन्स में साइटोकाइन्स और ये किस में इन्वॉल्व होती हैं, वायरस की इनहिबिशन जो है वो कर रहे होते हैं। यानी अगर कोई बॉडी में वायरस चला गया है, अब बॉडी ने ये नहीं देखना कि कौन सी किस्म का वायरस है, बस उसने कहना है यदि जो वायरस आ गया है इसको कैप्चर करें और इसको जो है वो क्या कर दें, डिस्ट्रॉय कर दें। ठीक हो गया, ये आपका था थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। ठीक है, यानी थर्ड लाइन ऑफ सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, सॉरी, जिसके अंदर हमने कहा नॉन स्पेसिफिक है। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है फैगोसाइटोसिस, फीवर, इन्फ्लेमेशन। अब मैंने इसको स्टार्ट में एक और भी नाम दिया था, आपको याद होगा, इनेट। इनेट क्या होता है, इनेट का अगर हम लें, ठीक है, यहाँ मैं बता देता हूँ, इनेट जो होता है ना, ये इनबॉर्न भी कह देते हैं इसको, इनबॉर्न इम्यूनिटी। यानी अब देखो, जो आपके फैगोसिटिक सेल्स थे, ठीक है, जो आपके फैगोसिटिक सेल्स थे, ठीक है, फैगोसिटिक सेल आपकी बॉडी के अपने सेल्स हैं जो कि इनबॉर्न है। फीवर का होना ये आपकी बॉडी का एक अपना रिस्पॉन्स है। इन्फ्लेमेशन का होना बॉडी का अपना रिस्पॉन्स है। इंटरफेरॉन बॉडी की अपनी प्रोटीन जो है वो तैयार हो रही है। ठीक है, इनबॉर्न होती है, या आपकी बॉडी ने खुद जो है वो सीखा होता है कि किस तरह से फाइट करना है बैक्टीरिया या जो डिजीज कॉजिंग एजेंट्स होते हैं उनके खिलाफ। ठीक है, तो इसलिए हम जो है नॉन स्पेसिफिक जो इम्यूनिटी है या थर्ड सेकंड लाइन ऑफ जो इम्यूनिटी है, जिसको हमने इनेट भी कहा है, ठीक है, ये जो है हमारे पास इनबॉर्न इम्यूनिटी को कह देते हैं। ठीक है, तो हमने क्या कहा, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस नॉन स्पेसिफिक है, फीवर, उसके अंदर हमने पढ़ा इन्फ्लेमेशन देखा, और हमने इंटरफेरॉन जो है वो देखा। ठीक हो गया। अच्छा, ये दोबारा देखें, मैं अभी जो भी पीछे अभी जो चीजें एक्सप्लेन करके आ रहा हूँ, या दोबारा देखेंगे इसको आप लोग। ठीक है, लाइंस ऑफ डिफेंस हमने क्या कहा, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, नॉन स्पेसिफिक बैरियर है, ब्रॉड होती है, यानी बहुत किस्म के बैक्टीरिया को आप यकीन करें कि डेली बेसिस पे मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ द बैक्टीरिया से आपकी बॉडी फाइट कर रही होती है और आपको पता भी नहीं होता। ठीक हो गया, तो ये याद रखना है कि ब्रॉड रीजन होता है। एक्सटर्नल है, स्किन म्यूकस हमने देख लिया। ठीक हो गया, उसके बाद सेकेंड लाइन है, ये भी हमने कहा नॉन, इसमें नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी है, ब्रॉड होता है, ये भी इंटरनल ल्यूकोसाइट यानी फैगोसिटिक सेल, ये याद रखना है। ठीक है, ये लॉन्ग टाइम प्रोटेक्शन के लिए नहीं होता, ये याद रखना है। और इसको मैंने क्या बताया, इनेट इम्यूनिटी, यानी जो फर्स्ट लाइन है, बल्कि इनफैक्ट फर्स्ट लाइन और ये जो आपकी स्किन है, ये भी एक्चुअल में आपकी इनबॉर्न एक तरह से आ जाती है। ठीक है, तो ये जनरल रिस्पॉन्स होता है। आपका एंटी टेस्ट में एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं, पहले मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा था, अभी आपको थोड़ा सा एमसीक्यूज में बता देता हूँ। आपसे पूछ सकते हैं कि जनरल रिस्पॉन्स क्या होता है जी। ठीक है, या आपसे पूछ सकते हैं कि जो फीवर है, ठीक है, ये जो फीवर है या इन्फ्लेमेशन है या इंटरफेरॉन है या हमारे पास जो फैगोसाइटोसिस है या फैगोसिटिक सेल्स की एक्शनिंग है, वो क्या है, तो याद रखना वो जनरल रिस्पॉन्स हो। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस हमने देखी। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर हमने क्या कहा, स्पेसिफिक होती है, लिम्फोसाइट बी एंड टी इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, एंटीबॉडीज बनती हैं, लॉन्ग लास्टिंग होता है, ये सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं लॉन्ग लास्टिंग, ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। ठीक है, और ये स्पेसिफिक इम्यूनिटी हमने कहा।
और इसको हमने कहा एक्वायर्ड होती है, ठीक हो गया। स्पेसिफिक रिस्पॉन्स होता है बैक्टीरिया, ठीक है, इंसेक्ट रेजिस्टेंट, इंसेक्ट्स हो गया इनहेरिट रेजिस्टेंस, ठीक है। इसी तरह वर्टिब्रेट्स, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी आ जाती है, ठीक हो गया। अच्छा, अब आगे देखते हैं यहाँ पे। अच्छा, अब आगे जो थर्ड लाइन है ना, थर्ड लाइन को पढ़ने से पहले आपको व्हाइट ब्लड सेल्स की कैटेगरी का पता होना चाहिए, ठीक हो गया। वो क्या है जी, इसको जरा गौर से देख लीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे इसका स्केच बनाता हूँ, ठीक है, फिर आप लोगों को पता चल जाएगा। जो हमारे पास व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स को हम दो कैटेगरी में जो है वो डिवाइड करते हैं, ठीक है। हमने कहा WBC, ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल्स को हमने दो पार्ट्स में जो क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक हो गया ना। अब जो सबसे पहला हमारे पास है उसको हम क्या देते हैं जी, ग्रेनुलोसाइट्स। आपने पढ़ा हुआ है चैप्टर 14 में, ठीक हो गया। ये हम दो जगह पढ़ेंगे, एक अभी पढ़ रहे हैं, जब मैं सर्कुलेशन पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर ब्लड की कंपोजिशन के अंदर भी हम इसको देखेंगे जरा, मगर आपने यहाँ पे इसको याद रख लेना है, ग्रेनुलोसाइट्स। फिर दूसरी कैटेगरी होती है जिसको हम कहते हैं ए ग्रेनुलोसाइट्स, यानी व्हाइट ब्लड सेल्स ह्यूमन के अंदर दो कैटेगरीज के सेल में डिवाइड हो जाते हैं। एक हमारे पास आगे ग्रेनुलोसाइट्स, दूसरे आगे ए ग्रेनुलोसाइट्स। जो ग्रेनुलोसाइट्स है, ठीक है, ग्रेनुलोसाइट मतलब जिनके अंदर ग्रेन्यूल्स होते हैं, ठीक है। और आपको याद होगा जब मैंने फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था तो तब भी मैंने इसको डिस्कस किया था। तो ग्रेन्यूल्स में हमारे पास कौन कौन से सेल्स थे, आपको याद होना चाहिए, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, ठीक हो गया। ये थ्री कैटेगरीज हैं, ठीक है। आपने देखा होगा इनको हमने पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियोटाइड की एग्जांपल में जब इस तरह से इनके न्यूक्लियाई होते हैं और इसके अंदर जो ग्रेन्यूल्स वगैरह मौजूद होते हैं, ठीक है। तो ये हमने कहा था न्यूट्रो, बेसो और एसिनोफिल जब आ जाते हैं। जो ए ग्रेनुलोसाइट्स हैं इनको भी प्रथम कैटेगराइज करते हैं दो ग्रुप्स के अंदर। एक हमारे पास होता है जिसको हम कहते हैं मोनोसाइट्स, ठीक है, और दूसरे हमारे पास होते हैं जिनको हम कहते हैं लिम्फोसाइट्स, ठीक हो गया, लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट जो हमारे पास होते हैं, मोनोसाइट्स फर्दर डेवलप होते हैं, ये इमेच्योर होते हैं, इमेच्योर होते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, इससे पहले भी एक होते हैं जिन्हें हम प्रोमोनोसाइट कहते हैं, प्रोमोनोसाइट, ठीक है। ये ईटा की बुक में एक्चुअल में लिखा हुआ है, ठीक है, प्रोमोनोसाइट, ठीक है। प्रोमोनोसाइट्स क्या होते हैं, जो अभी बोन्स के अंदर तैयार हो रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद जब वो यानी इन द बोन्स है, इन द आप कह लें बोन्स, बोन्स, ठीक है, ड्यूरिंग सिंथेसिस। और मोनोसाइट क्या होंगे, ये इन द ब्लड वेसल होंगे, इन ब्लड वेसल होंगे। और जो अब जब ये ब्लड वेसल को लीव करके इंटरसेलुलर स्पेसिस में चले जाते हैं, ओके जी। तो हम बात कर रहे थे, ठीक हो गया, हम बात कर रहे थे कि हमारे पास जो ओके हम बात कर रहे थे, हमने कहा व्हाइट ब्लड सेल्स की, तो हमने कहा ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं, ए ग्रेनुलोसाइट्स होंगे, ठीक है। ए ग्रेनुलोसाइट, जो ग्रेनुलोसाइट्स हैं, ठीक है, उनके अंदर हमारे पास जो है वो आ जाते हैं आपकी कैटेगरीज, ठीक हो गया, जिसको हमने कहा जी न्यूट्रोफिल्स हैं हमारे पास, बेसोफिल्स हैं और एसिनोफिल्स हैं। इसी तरह हमने ए ग्रेनुलोसाइट्स के अंदर हमने पढ़ा जी मोनोसाइट्स और मैक्रोफेजेस है। फिर हमने लिम्फोसाइट की बात कर रहे थे, तो लिम्फोसाइट के अंदर जो है वो हमारे पास याद रखिएगा दो कैटेगरीज के आप कह सकते हैं सेल्स होते हैं, ठीक है, वो आपको पता होगा। एक हमारे पास होते हैं जिन्हें हम कहते हैं टी लिम्फोसाइट्स और दूसरे हमारे पास होते हैं जिन्हें हम कहते हैं बी लिम्फोसाइट्स, ठीक हो गया। टी लिम्फोसाइट जो होते हैं इनको एक और नाम भी दिया जाता है, इन्हें हम कहते हैं साइटोटॉक्सिक
साइटोटॉक्सिक टी सेल्स भी इनको जो है वो कह देते हैं हम, ठीक हो गया। ये आपको दोनों पता होने चाहिए। अच्छा, इसके बाद फर्दर फिर इनकी डिवीजन है, यानी जो टी लिम्फोसाइट्स हैं, ठीक है, इनको फर्दर हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। और इसमें हमारे पास आ जाते हैं आपके हेल्पर टी लिम्फोसाइट, ठीक हो गया। फिर आ जाते हैं किलर टी लिम्फोसाइट, और फिर आ जाते हैं सुप्रेसर टी लिम्फोसाइट, ठीक हो गया। ये आपने जो है वो याद रखना है। यानी हमने क्या कहा कि जो टी लिम्फोसाइट है वो 3 कैटेगरीज के अंदर जो है वो डिवाइडेड है। एक हमारे पास आ जाता है जिसको हमने कह दिया टी लिम्फोसाइट, हेल्पर टी लिम्फोसाइट। हेल्पर टी लिम्फोसाइट आपको याद होगा, हमने एचआईवी के केस में भी पढ़ा था, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ CD4 रिसेप्टर साइट, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद जो बी लिम्फोसाइट होते हैं, ये 2 कैटेगरीज के आ जाते हैं, ठीक हो गया। और एक हमारे पास होते हैं जिन्हें हम कहते हैं प्लाज्मा क्लोन सेल्स, ठीक हो गया, या प्लाज्मा सेल्स भी कहते हैं शॉर्ट। और दूसरे आ जाते हैं मेमोरी सेल्स, ठीक हो गया। इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हमारे पास बन सकते हैं, वो क्या जी, मेमोरी बी सेल्स कहाँ होते हैं, बी लिम्फोसाइट में। प्लाज्मा क्लोन सेल किसकी टाइप में है, बी लिम्फोसाइट में। हेल्पर टी किलर सुप्रेसर किसमें आते हैं। अच्छा, अब एंटीबॉडीज कौन बनाते हैं, एंटीबॉडीज कौन बनाते हैं, तो याद रखना एंटीबॉडीज प्लाज्मा क्लोन सेल जो है वो हमारे पास बना रहे होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है और 12 दफा जो है वो पूछा जा चुका है, ठीक हो गया। ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा जी, तो ये हमारे पास आ गया एक कि किस तरह से जो स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, वो हमारे पास इन्वॉल्व है। तो उसमें हमने कहा टी लिम्फोसाइट जिसको हमने साइटोटॉक्सिक सेल्स का, बी लिम्फोसाइट जिसमें हमने कहा जी कि ये प्लाज्मा क्लोन आ जाएंगे। फिर हमने कहा कि एंटीबॉडी जो हमारे पास कौन बना रहे होते हैं, प्लाज्मा क्लोन सेल जो बना रहे होते हैं। अच्छा, अब इसमें यहाँ पे मैं एक चीज जो बताना चाह रहा हूँ वो क्या है कि जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है, ये कैसे एक्ट कर रही होती है। तो इसमें बी एंड टी सेल जो है ये क्या होते हैं, ठीक है, ये क्या कर रहे होते हैं, एक्ट कर रहे होते हैं, ठीक हो गया। कैसे, एक रिस्पॉन्स होता है जिसे हम कहते हैं सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स, ठीक हो गया। कैसे, यहां पे देखते हैं, यहां देखिएगा, फर्ज कर लें हमारे पास क्या हुआ है कि एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर, ठीक है, उसने क्या किया, क्रॉस कर लिया एक हमारे पास जो है वो आप कह सकते हैं वायरस बैक्टीरिया था, उसने फर्स्ट लाइन को क्रॉस कर लिया। सेकंड लाइन में क्या हुआ, तो उसका सामना हो गया मैक्रोफेज या फैगोसाइटिक सेल से। तो मैक्रोफेज ने क्या किया, उसको आप कह सकते हैं ये बैक्टीरिया था और ये मैक्रोफेज है, साइज में बड़ा, इसने इसको क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया। अब यहाँ पे फर्ज करें कि जी ये या ये इस फॉर्म में पॉसिबल है या ये इस फॉर्म में भी पॉसिबल है। कैसे, कि ये इन्फेक्टेड सेल है जिसके ऊपर जो है उसने अटैक कर दिया था और इसको मैक्रोफेज क्या करता है, इनगल्फ करता है। अब मैक्रोफेज क्या करता है, इसकी सरफेस के ऊपर ये स्पेसिफिक जो लगी हुई है, ठीक है, सरफेस के ऊपर ये, ठीक है, इसको मैं कह रहा हूँ ये एंटीजन है, ठीक है। एंटीजेंस क्या होती हैं, ये गौर से सुन लेना, एक है एंटीजन और एक है एंटीबॉडी। एंटीजन यानी वो कंपोनेंट जो एंटीबॉडीज को जनरेट करवाते हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं एंटीजन, यानी वो कंपोनेंट जो एंटीबॉडीज को जनरेट कराएंगे उन्हें हम कहते हैं एंटीजेंस। और एंटीबॉडी क्या होती है, एंटीबॉडीज आर द प्रोटीन पार्टिकल्स सिंपली जो कि इन्वॉल्व होते हैं, कैप्चर कर रहे होते हैं किसको, बैक्टीरिया वायरसेस वगैरह को। अब ये मैक्रोफेज क्या करता है, इस इन्फेक्टेड सेल को कैप्चर कर लेता है और अपनी सरफेस के ऊपर जो है वो क्या करता है, इस तरह से ना, ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, इसको हम कहते हैं एंटीजन MHC कॉम्प्लेक्स। इसको हम बाय द वे ये याद रख लें तो ठीक है, नहीं याद रखेंगे तो कोई हर्ज नहीं है। इसको हम कहते हैं मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, ठीक हो गया। ये क्या करता है मैक्रोफेज, अब ये सेकंड लाइन का पार्ट था, मैक्रोफेज हमने भी पीछे पढ़ के आए सेकंड में, ठीक है। तो ये क्या करता है, ठीक है, ये क्या करता है कि जो टी सेल है उसको एक्टिव कर देता है। टी सेल क्या करते हैं, फर्दर माइटोसिस के थ्रू जो है वो डिवाइड होकर बहुत सारे सेल जो है वो बना देते हैं और इनकी सरफेस के ऊपर वो क्या करता है कि जो मैक्रोफेज है उसने जो है वो अपनी सरफेस के ऊपर जो है लिया हुआ है, ठीक हो गया। वो जो एंटीजन था और वो एंटीजन किसका था, वो इस बैक्टीरिया का था,
ठीक है, या इस वायरस का था, या आप कह सकते हैं इन्फेक्टेड सेल के अंदर उसने डैमेज करके जो लिया था। अब क्या होगा कि वो इस टी सेल, जो हेल्पर टी सेल्स एक्चुअल में होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, इसको अपनी सरफेस के ऊपर लगा लेते हैं और इनको वो ब्रदर भेज देते हैं जाके एक्टिवेट करो किसको, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को। ठीक हो गया। अब ये जो टी सेल्स हैं ये हमारे पास किलर टी सेल्स होते हैं। ये क्या करते हैं एक्चुअल में, उस इन्फेक्टेड टी सेल्स या जो बैक्टीरिया वगैरह होता है उसको क्या कर देते हैं, डेड कर देते हैं। इसको मैं एक और तरह से भी आपको समझाता हूँ यहाँ पे। ठीक हो गया। लेट्स सपोज, अब गौर से देखिएगा, लेट्स सपोज हमारे पास एक बैक्टीरिया है, बॉडी में एंटर हुआ। ठीक हो गया। इस बैक्टीरिया को आप कह सकते हैं सामना करना पड़ा किसका, मैक्रोफेज का। ठीक हो गया। इसके सरफेस के ऊपर ये जो है वो इसके आप कह सकते हैं स्पाइक जब लगे। जब इसने, ठीक है, जब इसने क्या किया, इसको इनगल्फ किया, ठीक है, हमारे पास, ठीक है, इसने मैक्रोफेज को इनगल्फ किया। ठीक है, तो अब हम इसको आगे देखते हैं। मैक्रोफेज इसको क्या कर रहा है, इनगल्फ कर रहा है और इनगल्फ करके इसको, ये उसने क्या कर दिया, इसको इनगल्फ कर दिया। ठीक है। अब मैक्रोफेज क्या करता है, बैक्टीरिया को इनगल्फ कर रहा है, मगर बैक्टीरिया इतनी हाई क्वांटिटी में हो गए हैं, ठीक है, हाई क्वांटिटी में हो गए हैं, ठीक है, कि मैक्रोफेज अकेला कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, अभी पीछे पढ़ के भी आ रहे हैं। तो अब होता ये है कि जो हमारे पास मैक्रोफेज है ये क्या करता है, अपनी सरफेस के ऊपर, एक तो बैक्टीरिया को क्या करेगा, खुद डिस्ट्रॉय करेगा, फिर अपनी सरफेस के ऊपर अब ये बैक्टीरिया बहुत सारे हाई क्वांटिटी में हमारे पास यहाँ बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं। ये क्या करता है कि अपनी सरफेस के ऊपर जो है ना, इस तरह से जो इसकी सरफेस के ऊपर लगे होते हैं, ये अपनी सरफेस के ऊपर इस तरह से लगा लेता है। ठीक हो गया। और इसको हम एक नाम दे देते हैं, इसको कहते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। अब ये क्या बन गया, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल बन गया। अब ये क्या करता है, कुछ प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। ठीक हो गया। और वो जो प्रोटीन्स हैं उसमें एक नाम याद रख लें, इंटरल्यूकिन। ठीक है। इंटरल्यूकिन के थ्रू ये क्या करता है, ये हेल्पर टी सेल को एक्टिव करता है। ठीक हो गया ना। हेल्पर टी सेल क्या करती है, ये जाके किलर टी सेल्स, ठीक हो गया, या साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को एक्टिव करती। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स क्या करते हैं, ये मूव करते हैं और मूव करके ये एक्चुअल में क्या करते हैं कि ये एक तो इन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे। ठीक हो गया, क्योंकि ये अब इनका फायदा नहीं। दूसरा ये क्या करेंगे, जाके तो उन बैक्टीरिया के ऊपर भी अटैक करेंगे। ठीक हो गया। और अटैक करके ये इन बैक्टीरिया को भी क्या करते हैं, इंगल्फ करना शुरू कर देते हैं। समझ आ गई इस बात की। ठीक हो गया। और अब क्या होगा कि ये कंटिन्यू रहेगा प्रोसेस। ठीक है। तीसरा काम ये क्या करते हैं, यानी जो हेल्पर टी सेल्स है, ठीक है, अगर बैक्टीरिया इससे भी, यानी जो एक डैमेज है, जो जम है, वो किलर से भी कंट्रोल नहीं हो रहा, ठीक हो गया, तो ये क्या करते हैं कि ये बी सेल को एक्टिव कर देते हैं। ठीक है, बी सेल्स एक्टिव हो जाते हैं, एक्टिवेटेड बी सेल एक्टिव होते हैं, तो ये डिवाइड होके ये दो तरह के आप कह सकते हैं सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं। अभी हमने पीछे भी पढ़ा, एक हमारे पास बना देते हैं प्लाज्मा क्लोन सेल। ठीक हो गया। और दूसरा बना देते हैं हमारे पास मेमोरी बी सेल्स। जो प्लाज्मा क्लोन सेल्स होते हैं, ठीक है, इन्होंने, मैंने आपको बताया था स्टार्ट में भी कि इन्होंने क्या बनानी होती है, एंटीबॉडीज। और एंटीबॉडीज बड़ी स्पेसिफिक होती है, किसके अगेंस्ट में, ये वाली जो एंटीजन, और ये जो इस बैक्टीरिया की एंटीजन की, इसके अगेंस्ट में। ठीक हो गया। और जो मेमोरी बी सेल्स है, ये क्या करते हैं कि डिवाइड होते हैं और अपनी सरफेस के ऊपर ये वाली जो एंटीजन है इसको लगा के रख लेते हैं। और इनके अंदर जो है वो एक्चुअल में ये क्या होता है, मेमोरी सेल्स है। यानी आपने अक्सर देखा होगा, अगर आपको बुखार वगैरह होता है, उस सूरत में आपकी बॉडी जो है वो प्रोटेक्टेड होती है, किससे, जो एक्चुअल में हमारे पास आप कह सकते हैं कि जो आपकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी जो है वो एक तरह से मेमोरी स्टोर हुई होती है, किस चीज की, किसी भी स्पेसिफिक बैक्टीरिया के केस में। आपको बुखार हुआ, आपने मेडिसिन नहीं मिली, आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, तो उसकी वजह क्या होती है, वो आपकी बॉडी के जो मेमोरी बी सेल्स हैं ये एक्टिव होके, क्योंकि इनकी सरफेस के ऊपर एंटीजन लगी होती हैं, ठीक है, तो इन्होंने एक्टिवेट करना होता है। और जो एंटीबॉडीज हैं, अब एंटीबॉडीज क्या होती है, इसका आगे हम स्ट्रक्चर देखेंगे, ये वाई शेप्ड होती है। ठीक है। और फर्स्ट करें, ये क्या करेंगे कि वो जो बैक्टीरिया थे,
ठीक है, ये जल्दी से भागेंगी और जाके, ठीक है, और जाके ये क्या करती हैं, ठीक है, ये मैं कहता हूं कि मेरे पास लेट्स सपोज ये एंटीबॉडी है, तो ये क्या करेंगी, एंटीबॉडीज उसकी सरफेस के साथ जाके क्या हो जाती हैं, इस तरह से अटैच हो जाती हैं और क्या करती हैं, एक क्लम्प कह सकते हैं या प्रेसिपिटेट जो वो स्ट्रक्चर बना लेती है। ये जो बड़ा सा एक प्रेसिपिटेट स्ट्रक्चर बनता है, इसको फिर बाकी जो जो किलर टी सेल होता है, ठीक है, ठीक है, जो किलर टी सेल होगा उसके लिए कैप्चर करना आसान होता है, ठीक है, किलर ये इसके ऊपर फाइट करेगा और ये इसको डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। तो मैं दोबारा एक दफा बता देता हूँ कि अगर फर्ज करें हमारे पास एक बैक्टीरिया बॉडी में एंटर हुआ और बड़ी स्पीडली वो ग्रो कर रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा हाई स्पीड के साथ वो ग्रो कर रहा है, तो मैक्रोफेजेस यानी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस तो वो क्रॉस करके आ गया, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस से वो क्या करेगा, उसको एक्चुअल में सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के खिलाफ फाइट करेगी। बट ये फाइटिंग जो है वो कह सकते हैं कि इतनी ज्यादा नहीं होती फ्रूटफुल, तो वो क्या करता है कि वो एंटीजन के थ्रू एक तो सेल बना लेता है, खुद बन जाता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, और साथ वो इंटरल्यूकिन के थ्रू जो है वो एक्टिव कर देता है हेल्पर टी को, हेल्पर टी सेल बी सेल को भी एक्टिव कर देते हैं और किलर टी सेल्स को भी एक्टिव कर देते हैं, किलर टी सेल इनको भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं और इनको भी, यानी रूट्स को ही जड़ से उखाड़ देते हैं और एंटीबॉडीज बन जाती हैं बॉडी के अंदर और वो क्या कर रही थी, प्रोटेक्ट की जा रही होती है बॉडी को, और मेमोरी बी सेल फ्यूचर इम्यूनिटी के लिए आ जाते हैं। अब एक हमने कैटेगरी सुप्रेसर की भी पढ़ी थी, सुप्रेसर हमारे पास होते हैं, आप ये कह लें कि जिन्होंने, अब ये फर्ज करें ये बैक्टीरिया खत्म हो गए, ठीक हो गया, ये बैक्टीरिया टोटली तौर पे क्या हो गए, खत्म हो गए, तो जो सुप्रेसर टी सेल थे इन्होंने क्या किया, ये जाके किलर टी सेल्स को क्या करते हैं, सुप्रेस करते हैं कि भाई बस कर दें, हमारे पास जो बैक्टीरिया है वो क्या हो गए, खत्म हो गए, ठीक हो गया। अच्छा जी, तो ये जो रिस्पॉन्स हमने भी पढ़ा, अब इसमें देखें जरा इंपॉर्टेंट जो मेन पॉइंट हमने डिस्कस करना है वो क्या है, ये देखें यहाँ पे एक सेल है, ये फिर दूसरे सेल को एक्टिव करता है, ये तीसरे को एक्टिव करता है, ये चौथे को, तो ये सेल आपस में एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, इंटरलिंक करते हैं और इंटरलिंक करके ये क्या करते हैं, बना देते हैं सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स, यानी जिसमें सेल जो है वो एक दूसरे के साथ क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, ठीक हो गया, तो सेल क्या कर रहा है, एक दूसरे को कनेक्ट कर रहा होता है, ठीक हो गया। एक तो ये चीज, दूसरी चीज हमारे पास जो आ रही है वो आ जाती है कि ठीक है, ये हमारे पास आ गया सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स। अब जो भी मैं आपको पीछे बता के आ रहा था हमारे पास के जो यहाँ पे टी सेल्स और बी सेल्स, तो जो टी सेल्स हैं ये किस में इन्वॉल्व है, सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स के अंदर, और बी सेल्स क्या प्रोड्यूस कर रहे थे भला, मेमोरी बी सेल्स और प्लाज्मा क्लोन सेल, प्लाज्मा क्लोन सेल क्या बनाते हैं, एंटीबॉडीज बनाते हैं, मेमोरी बी सेल और प्लाज्मा क्लोन जो सेल्स होते हैं इनका कलेक्टिव जो फंक्शन होता है उसको हम कहते हैं ह्यूमोरल रिस्पॉन्स, ठीक हो गया, इसको हम क्या कह देते हैं, ह्यूमोरल रिस्पॉन्स। तो आपको पता होना चाहिए कि सब इसके अंदर जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है, हमने क्या पढ़ा, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो हमारे पास क्या है, स्पेसिफिक है, लिम्फोसाइट इन्वॉल्व है, एंटीबॉडीज बनाई जाती हैं, लॉन्ग लास्टिंग होता है क्योंकि इसमें मेमोरी सेल्स होते हैं, और हाईली स्पेसिफिक है और एक्वायर्ड है। एक्वायर्ड देखो बैक्टीरिया आया तो बॉडी ने क्या किया, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाई और फ्यूचर के लिए मेमोरी के अंदर स्टोर करके रख ली, तो ये क्या है, एक्वायर्ड है, आपकी बॉडी ने अडॉप्ट किया है, सीखा है कि बैक्टीरिया के खिलाफ कैसे फाइट करना है। फिर हमने व्हाइट ब्लड सेल्स के अंदर मैंने कहा कि ये हमारे पास ये स्ट्रक्चर आ गए, मैक्रोफेजेस है, मैक्रोफेजेस में फिर लिम्फोसाइट है, तो ये लिम्फोसाइट जो है ये याद रखिएगा थर्ड लाइन के अंदर जब हम पढ़े, ठीक है, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर हम पढ़े, उसके अंदर फिर बी सेल्स और टी सेल थे, बी सेल हमने कहा ह्यूमोरल रिस्पॉन्स में इन्वॉल्व है, टी सेल सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स के अंदर इन्वॉल्व है, ठीक है, और यहाँ पे हमने दोबारा मैंने बताया आपको, और ये सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स मैंने आपको शो किया, ठीक है, और इसको मैं दोबारा भी यहाँ पे भी आपको शो कर दिया है कि हमारे पास सिंपली क्या है, इसका मैं एक स्केच भी बना देता हूँ, स्केच क्या है कि बैक्टीरिया आया है, ठीक है, बैक्टीरिया आया, ठीक है, बैक्टीरिया को मैक्रोफेज ने लिया, इसने सिग्नल रिलीज किए इंटरल्यूकन की फॉर्म में, इंटरल्यूकन ये प्रोटीन होती है, ठीक है, इंटरल्यूकन, इंटरल्यूकन ने जाके हेल्पर टी सेल को एक्टिव किया, ठीक है, अब जो हमारे पास हेल्पर टी सेल्स थे इन्होंने
क्या किया, बी सेल्स को एक्टिव किया, ठीक है, और हेल्पर टी सेल ने किलर या साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को एक्टिव कर दिया। इन्होंने क्या किया कि जाके तो उन बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 हम पढ़ रहे थे जो बी सेल्स हैं, ठीक हो गया, बी सेल ने क्या किया, दो तरह के सेल्स बनाए थे। एक हमने पढ़ा था प्लाज्मा क्लोन सेल, ठीक हो गया, दूसरा हमने पढ़ा था आपके मेमोरी बी सेल, ठीक है, तो मेमोरी बी सेल, और इन्होंने इसने एंटीबॉडी बनाई थी, ठीक हो गया, और हमने कह दिया कि जो बी सेल इम्यूनिटी दे रहे होते हैं इसको हम ह्यूमरल रिस्पॉन्स या ह्यूमरल इम्यूनिटी भी कह देते हैं, जबकि जो किलर टी सेल या टी सेल इन्वॉल्व होते हैं उसको हम कह देते हैं सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स, ठीक है, यानी सेल आपस में कोऑर्डिनेट करके जो क्या कर रहे हैं, इम्यूनिटी कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक हो गया, ये आपने याद रखना है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो स्ट्रक्चर आ रहा है, एंटीबॉडी क्या होती है, ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे पास एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये आपके बुक पे भी जो डायग्राम मैंने स्टार्ट में आपको दिखाई थी, ठीक हो गया, उसके अंदर भी जो है ये मौजूद है, यहाँ पे ये, ठीक है, तो यहाँ पे एंटीबॉडी देखें तो इसके अंदर आपको नजर आ रहा होगा ये 4 हमारे पास जो है वो चेन से मिलकर बनी हुई है। ये नीचे की इंफॉर्मेशन है, ये भी आपने प्रॉपर्ली याद रखनी है। इसमें देखें 2 हैवी चेन्स हैं, ठीक हो गया, और उसके बाद 2 लाइट चेन्स हैं। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आता होता है हैवी चेन से रिलेटेड, फिर पूछते हैं हैवी चेन्स कनेक्टेड कैसे हैं। ये देखें सल्फर डाइसल्फाइड ब्रिजेस जो है वो आपस में उनको क्या कर देते हैं, जोड़ रहे होते हैं। उसके अलावा जो ये अपर रीजन होता है ये एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है। ये हमारे पास क्या है, सारे के सारे बैक्टीरिया हैं वगैरह हैं, जर्म्स हैं, तो उनको क्या कर रही है, कैप्चर जो है वो कर रही होती है, ठीक हो गया, ठीक है। और इसके अलावा इसके अंदर ये वेरिएबल रीजन होता है, ठीक हो गया। वेरिएबल रीजन जो है वो एक्चुअल में चेंजेबल अमीनो एसिड से मिलकर बनाता है, यानी ये थोड़ा सा चेंज होगा तो एंटीबॉडी की जो वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे थर्ड लाइन ऑफ के अंदर एंटीबॉडीज की, तो ये हमने सारा कहा जी, अपर इसका वेरिएबल रीजन है, ये कांस्टेंट रीजन है, ठीक है। हैवी चेन्स है, लाइट चेन्स होती हैं, डाइसल्फाइड ब्रिजेस होती हैं। अच्छा जी, उसके बाद ये हमारे पास यहाँ देखेगा कि एंटीबॉडी फर्दर क्या करती है, जो सरफेस के ऊपर जो है लगी होती है एंटीजन, उनको जो है वो क्या कर रही होती है, अटैच जो है वो आप कह सकते हैं कर रही होती है, उनको कनेक्ट जो है वो कर रही होती है, ठीक है। और ये करती क्या है, किस तरह करके कैप्चर करके उसको क्या कर लेते हैं, एक लार्जर जो है वो आप कह सकते हैं रीजन जो है वो बना देते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे एक आ जाएगी, इसी तरह यहाँ अटैच होगी, इस तरह से यहाँ पे, तो इस तरह से तो ये एक बड़ा आप कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो है वो बना देती है, ठीक हो गया। और इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को मैक्रोफेजेस हो गया, ठीक है, फैगोसाइटिक सेल्स हो गए, ठीक हो गया, ये अदर जो सेल्स हमारे पास होते हैं वो इजीली इसको एक्सेस करके इनको जो है वो क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखें, ये हमारे पास दोबारा से फिर मैं वही चीज को एक दूसरे एंगल से बता रहा हूँ। इम्यून सिस्टम है, एक्वायर्ड और इनेट इम्यूनिटी होती है। इनेट इम्यूनिटी हमारे पास ब्लड बॉर्न होती है या फिजिकल बैरियर थे। फिजिकल बैरियर में स्किन, म्यूकस, ठीक है, स्लाइवा आ जाता है इवन। उसके बाद हमारे पास जीआईटी और रेस्पिरेटरी ट्रैक का वाले से था, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कि जो ब्लड बॉर्न होते हैं कॉम्प्लीमेंट फैगोसाइटिक सेल्स हैं। ये फैगोसाइटिक सेल में एग्जांपल दी है नेचुरल किलर की, मैक्रोफेजेस की, बेसोफिल्स की, इसिनोफिल्स की और नेचुरल किलर्स हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया को डेड जो कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास एक्वायर्ड थी। एक्वायर्ड में हमने कहा टी सेल्स और बी सेल इन्वॉल्व है। बी सेल्स क्या करते हैं, एंटीजन को एक्सपोज होके लिम्फोब्लास्ट या लिम्फोसाइट्स बनाते हैं, जिसमें प्लाज्मा सेल और क्लोनल बी सेल्स बनते हैं जो कि मेमोरी बी सेल्स बना देते हैं, और इधर से एंटीबॉडीज बना देते हैं। और इधर से हमने कहा था जो होल टी सेल्स हैं ये सुप्रेसर, हेल्पर और साइटोटॉक्सिक या किलर टी सेल्स बनाते हैं, जो बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं उनको डैमेज कर रहे होते हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। या फिर हमारे पास जो वायरस, बैक्टीरिया वगैरह एंटर हो गए उनको जो है वो क्या कर रहे होते हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद लास्ट चीज आ रही है हमारे पास जो वो है जी इम्यूनिटी की टाइप्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी आप कह लें। और टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी के अंदर हमारे पास जो है, ये मैं जल्दी से बस इसको लिख देता हूँ, ये अब आपको पता चल जाना चाहिए। एक हमारे पास होती है जिसको हम क्या देते हैं, नेचुरल। दूसरी हमारे पास होती है जिसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल, ठीक हो गया। नेचुरल हमारे पास, इसको फर्दर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक हमारे पास होती है जिसको हम कह देते हैं नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक हो गया, या दूसरी हमारे पास होती है
पैसिव, नेचुरल पैसिव कहने इसको, ठीक है, इसको नेचुरल एक्टिव लिख के मैं कर देता हूँ, ठीक है, नेचुरल एक्टिव, ठीक है, इम्यूनिटी हो गया, और दूसरी है नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, ठीक हो गया। आर्टिफिशियल भी इसी तरह दो हिस्सों में डिवाइडेड है, आर्टिफिशियल एक्टिव, ठीक हो गया, इम्यूनिटी, और आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें एग्जांपल बस याद रख लें, आपको पता चल जाएगा ये क्या है। देखो, अगर एक्टिव का वर्ड है और एक पैसिव का वर्ड है, एक्टिव का मतलब क्या होता है हमारे पास कि एनर्जी लगेगी, यानी बॉडी कुछ ना कुछ एक्टिवेट होगी। पैसिव जिसमें नो एनर्जी, आपको पता है, आप पढ़े थे पहले भी, ठीक है, एनर्जी नहीं लगती है। तो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी यानी कुदरती भी हो, एक्टिव यानी बॉडी उसमें काम भी कर रही हो, ठीक हो गया, खुद से, तो हमारे पास वो इम्यूनिटी। तो इसमें आप लिख सकते हैं हमारे पास कि फर्ज करें कोई इंजरी हो गई है, ठीक है, इंजरी इन्फेक्शन हो गया है हमारे पास, तो उस सूरत में बॉडी खुद से ही नेचुरली क्या कर लेती है, उसको कवर ऑब्जर्व कर लेती है, अगर कोई स्मॉलर इंजरी है हमारे पास। फिर है नेचुरल पैसिव, यानी कुदरती भी है और पैसिव भी है, यानी बॉडी को भी कुछ नहीं करना पड़ता है, वो नेचुरली। उसमें आपने याद रखना है कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम क्या होता है, आप कह सकते हैं मिल्क, जो एक्चुअल में होता है, जो फीड करवाया जा रहा होता है किनको, बेबीज को, ठीक हो गया। तो उसमें बेबीज के जो एक्चुअल में वो जो मिल्क मदर, आप कह सकते हैं, जो मिल्क प्रोवाइड कर रही होती है बेबी को, उसे हम कोलेस्ट्रम कहते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो है वो याद रखिएगा एंटीबॉडीज होती हैं, वो कुदरती तौर पे नेचुरली जो है वो बेबी की बॉडी में जा रही होती है, ठीक हो गया। उसके बाद आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल एक्टिव, यानी आर्टिफिशियल एक्टिव का मतलब क्या है कि आर्टिफिशियल भी हो और एक्टिव भी हो, ठीक हो गया, यानी बॉडी उसके में वर्क कर रही हो, तो हम आर्टिफिशियली इंड्यूस करते हैं, और उसमें आ जाती है आपकी वैक्सीनेशन, ठीक हो गया। यानी वैक्सीनेशन के थ्रू जो है वो क्या कराया जा रहा होता है, एक्चुअल में बॉडी को क्या करवाया जा रहा होता है, इम्यून जो है वो किया जा रहा होता है। और लास्ट वन आ रही है आर्टिफिशियल पैसिव, यानी आर्टिफिशियल भी हो और पैसिव भी हो, यानी बॉडी को भी कुछ ना करना पड़े और जो है हमारे पास इम्यूनिटी भी मिल रही हो। तो आपने अक्सर देखा होगा कि कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है, ठीक है, एक्सीडेंट वगैरह होता है, तो उस सूरत में कहते हैं कि जी जाके जो है ना वो टेटनस का, डीटीटी का या टीटी का इंजेक्शन जो है वो लगवाएं, ठीक है, टेटनस का इंजेक्शन लगवाएं। वो टेटनस का जो इंजेक्शन है, ये एक्चुअल में क्या है कि वो जो इंजेक्शन होता है ना, उस इंजेक्शन के अंदर एंटीबॉडीज होती हैं, याद रखना, यानी वो हमारी बॉडी में इंजेक्शन लगाते हुए एंटीबॉडी डाल रहा होता है, ठीक है। उसकी रीजन क्या होती है, उसकी रीजन ये होती है कि जो हमारे पास रोड्स होते हैं ना, ठीक है, रोड्स वगैरह पे ये जैसे हम गिरे हैं तो उस सूरत में बैक्टीरिया होता है, ठीक है, उस बैक्टीरिया को हम कहते हैं क्लोस्ट्रिडियम टेटनाई, ठीक हो गया। ये बैक्टीरिया जब ह्यूमन बॉडी में इंजरी के थ्रू एंटर होता है ना, ठीक है, तो एंटर हो के ये क्या करता है, बहुत स्पीडली जो है वो क्या हो जाता है, एक्टिव होता है, ठीक हो गया, या ग्रो कर जाता है। तो इसको रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्यों, जब तक इम्यून सिस्टम एक्टिव होता है, ठीक है, इसकी स्पीड यानी इसकी जो अमाउंट कह लें, या आप कह सकते हैं जो क्वांटिटी है बैक्टीरिया की, वो इतनी हाई हो जाती है, इतनी हाई हो जाती है कि उसको फर्स्ट सेकंड लाइन या थर्ड लाइन जो है वो इवन कंट्रोल नहीं कर पाता। तो उसको फिर हम आर्टिफिशियली क्या करते हैं, टेटनस का इंजेक्शन देते हैं, और उस वो होती है एक्चुअल में एंटीबॉडीज होती है। वो एंटीबॉडीज फिर क्या करती हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को हेल्प करती हैं, और फिर वो जो क्लोस्ट्रिडियम टेटनाई है उसको क्या किया जाता है, डिस्ट्रॉय किया जा रहा होता है, ठीक हो गया। ये आपका हो गया इम्यूनिटी के हवाले से जो है वो टाइप्स, ठीक है। यहाँ तक इम्यूनिटी का आपने जो लेक्चर जो है वो एक थोड़ा सा प्रॉपर्ली जो तैयार रखना है, ठीक है। मैं एक दफा दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, मैंने क्या कहा था, हमारे पास ये इम्यूनिटी है, इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम में हमने कहा एक्सटर्नल बैरियर होता है, इंटरनल बैरियर है। एक्सटर्नल नॉन स्पेसिफिक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, जिसमें स्किन म्यूकस आया था। सेकंड लाइन में हमारे पास फैगोसिटिक, फीवर, इन्फ्लेमेटरी या इंटरफेरॉन आ जाते हैं। अच्छा, जो मैं बार बार वहां मैक्रोफेजेस कह रहा था, मैक्रोफेजेस जो है ये आप कह सकते हैं कि फैगोसिटिक सेल्स ही हैं, होते हैं एक तरह से। अच्छा, नॉन स्पेसिफिक है, उसके बाद स्पेसिफिक में हमने कहा बी सेल्स और टी सेल्स होते हैं। फिर हमने कहा जी कि हमारे पास जो सेकंड लाइन है उसमें क्या क्या चीजें हैं, किस तरह से नॉट एक्ट करती हैं। फीवर हमने पढ़ा, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स पढ़ा, इंटरफेरॉन पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हमने दोबारा से इनका एक समरी देखी, ठीक हो गया।
फिर उसके बाद हमने व्हाइट ब्लड सेल्स की टाइप्स देखी। हमने कहा जी ग्रेनुलोसाइट ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं, बेजो न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, एसिनोफिल होते हैं। उसके बाद मोनोसाइट में मैक्रोफेजेस आ जाते हैं और लिम्फोसाइट आ जाते हैं। ठीक हो गया, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट्स में आ जाएंगे। ठीक है, और इसके अंदर फर्दर कैटेगरीज हमने देखी। फिर हमने बी और टी के हवाले से कहा कि ये सेल मेडिएटेड रिस्पांस और इम्यूनो रिस्पांस में इन्वॉल्व होते हैं। और सेल मेडिएटेड रिस्पांस को हमने यहाँ देखा, हमने कहा जी कि हमारे पास जो इस तरह से क्या होता है, जब बैक्टीरिया एक नॉर्मल क्वांटिटी से हाई ज्यादा हो जाते हैं तो फर्स्ट और सेकंड लाइन जब जवाब दे जाती है तो थर्ड लाइन फिर एक्टिव होती है और उसमें मैक्रोफेजेस के थ्रू जो है वो हमारे पास एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स बनाए जाते हैं। वो फिर इंटरल्यूकिन प्रोटीन होती है जो इंटरैक्ट करती है अदर सेल्स को और वो सेल्स बाकी को एक्टिव करते हैं और एक्टिव करने के बाद हमारे पास जो है वो क्या कर रहे होते हैं, सेल मेडिएटेड रिस्पांस और इम्यून रिस्पांस जो है वो आप कह सकते हैं शो कर रहे होते हैं। फिर हमने देखा किस तरह से हमारे पास जो है वो ये बन जाते हैं। इसमें जो MHC था, मैं आपको जो बता रहा था, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, ये असल में जो ये वाला जो सेल बना है ना, ठीक है, यानी ये जो सेल था, मैक्रोफेज था, इसने टी सेल के साथ जो कनेक्शन बनाया उसको एक्टिव किया। ठीक है, उसको हम कह देते हैं MHC मेजर। ये याद रखें तो ठीक है, ना याद रखेंगे तो कोई इशू नहीं है। इसको हम कहते हैं मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। उसके बाद हमने जो है एंटीबॉडीज का स्ट्रक्चर देखा था, किस तरह से एक्ट करती हैं वो देखा। और हमने दोबारा से फिर उसकी रिवीजन की इम्यून सिस्टम के हवाले से, कोऑर्डिनेट कैसे होता है। ठीक है, पहले हम इस एंगल से जा रहे थे, इससे ऐसे, अब हम इस एंगल से जो आ रहे थे। ठीक है, फिर हमने जो है वो इम्यूनिटी की टाइप्स देखी थी। ठीक हो गया, और उसमें हमने कहा नेचुरल होता है, आर्टिफिशियल होता है। नेचुरल में हमने कहा नेचुरल एक्टिव, नेचुरल पैसिव होता है। आर्टिफिशियल में आर्टिफिशियल एक्टिव, आर्टिफिशियल पैसिव होता है। नेचुरल एक्टिव में हमने कहा जी इंजरी वगैरह हो जाए तो बॉडी खुद एक्ट करती है। नेचुरल पैसिव में हमने कहा मदर फीडिंग जो है। और आर्टिफिशियल एक्टिव में हमने कहा वैक्सीनेशन आ जाएगी। और आर्टिफिशियल पैसिव में हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, आपका जो टेटनस वगैरह के इंजेक्शन वगैरह जो लगाए जा रहे थे, यानी एंटीबॉडीज को क्या करना, इंजेक्ट जो है वो करना। ठीक हो गया, ओके।